हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सेशन के बारे में जिसमें कि हमें बहुत कुछ मालूम पड़ा। कर्मों का खेल, ये समय चक्र कैसे घूमकर आपके पास वापस आता है, आपके पास, मेरे पास, हम सभी के पास जो हमने बोया था वही हमें कैसे काटना पड़ता है। आज के इस पीड़ा के माध्यम से हम ये सब समझ पाएंगे। इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसे अगर आप पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या हम सीख सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे क्लाइंट के बारे में। इनका नाम है मोनीश जी और ये आए थे इटावा से। इनका कहना क्या था, आप पहले इनके सवाल सुन लीजिए, उसके बाद हम आएंगे कि फाइंडिंग्स क्या थी, हमने उनके पीलर में क्या जाना। तो सबसे पहले इन्होंने जो बताया वो ये था कि मेरी फैमिली में मेरे माता पिता हैं, हम 3 भाई हैं, 2 भाई यूएसए में वेल सेटल्ड हैं। मैं एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ वर्किंग हूँ एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं, पर इनका घर जो है वो इटावा में है। ये इटावा से हमारे पास आए थे, पहले ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए, इंडिया से इटावा गए हुए थे और अपनी अपॉइंटमेंट के हिसाब से यहाँ पर हमसे मिलने आए थे। मेरी पहली शादी नहीं चली, वो इंडिया में हुई थी। फिर मेरा डाइवोर्स हुआ, उसके बाद मेरी दूसरी शादी हुई, वो भी 2 साल के बाद टूट गई, यानी कि 2 डाइवोर्स हो गए। देन थर्ड मैरिज हुई, अब उसमें प्रॉब्लम 1 महीने के अंदर ही शुरू हो गई, वहाँ केस चल रहा है। अभी 2 शादियां टूट चुकी हैं, तीसरा का केस चल रहा है, डाइवोर्स का केस चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। मेरा कोई बच्चा भी नहीं है, मेरी फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में, अब मेरा उससे संबंध है। हम मेरे डाइवोर्स से पहले लिव इन में रह रहे हैं, हम बच्चा चाहते हैं पर बच्चा भी नहीं हो पा रहा। मेरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डाइवोर्स होने में भी प्रॉब्लम चल रही है और एट द सेम टाइम मेरा बच्चा भी नहीं हो रहा। मेरे सभी भाई सेटल्ड हैं, सिर्फ मैं ही सेटल नहीं हूँ, ऐसा क्यों? तो आप समझ पाए होंगे कि मोनीश जी जो प्रॉब्लम लेके आए थे उसमें क्या था कि 2 डाइवोर्स हो चुके हैं, तीसरा डाइवोर्स की कगार पे है। और देखिए, तीसरी शादी के 1 महीने के अंदर ही प्रॉब्लम शुरू हो गई और तब से वो डाइवोर्स की कोशिश कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आराम से हो सकता है, पर अभी भी उसमें कुछ अड़चने आ रही हैं। अब चौथी जगह पर वो लिव इन में रह रहे हैं ताकि पहले डाइवोर्स हो जाए, तीसरा डाइवोर्स हो जाए और फिर वो उनके साथ शादी कर सके, पर ऐसा भी होने में दिक्कत आ रही है। तो बात करते हैं कि अब हमने जब इनका सेशन किया तो उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स निकली। जानने को मिला कि इनका जन्म उलवुल में हुआ। उलवुल कोई जगह है साउथ इंडिया में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका नाम था अब्दुल कादिर खान। ये उलवुल में बहुत ही बड़े कपड़ों के व्यापारी थे, इनका कपड़ों का कारोबार था और वहाँ पर इनका पूरा घर था, खानदान था। सो ही वॉज अ रिच पर्सन, वो बहुत ही अमीर खानदान से थे और उनकी जो शादी थी वो फातिमा बानो से हुई थी, जिनसे कि उन्हें 4 बच्चे हुए। उन 4 बच्चों में से 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। जब कभी उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती थी तो वो अपनी वाइफ को अपने ससुराल में, यानी कि फातिमा के मायके में छोड़ने जाया करते थे और जब बच्चा हो जाता था, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता था, तो उन्हें वो वहाँ से लेकर वापस आया करते थे। तो सिलसिला कुछ ऐसा ही चलता रहा। जब वो 4th टाइम प्रेग्नेंट थी तब अब्दुल फातिमा को मायके छोड़ने गए। उस समय अब्दुल वहाँ पर अपने ससुराल में कुछ दिनों के लिए रहे। तो कुछ दिनों के लिए वो वहाँ पर रहते हैं। नॉर्मली क्या होता था, जाते थे, 1-2 दिन रुकते थे और वापस आ जाते थे, पर उस समय जब वो वहाँ पर चौथी बार उन्हें छोड़ने गए तो कुछ दिनों के लिए वहाँ पर रुके, उनकी हवेली में रुके थे। जब यानी कि जब वो वहाँ से उनको छोड़कर वापस जाने लगे तब तक उनका अफेयर शुरू हो गया था फातिमा के चाचा की बेटी राबिया के साथ। तो अब क्या हुआ कि फातिमा ऑलरेडी उनकी वाइफ है और राबिया के साथ भी उनका अफेयर शुरू हो जाता है। फातिमा से उनको तलाक लेना पड़ा क्योंकि राबिया के साथ अब्दुल के निकाह के लिए फातिमा जो थी वो अग्री नहीं कर रही थी। अब नॉर्मली क्या होता है, उनका जो बताना था, अगर वाइफ आपको परमिशन दे देती है तो आप दूसरा निकाह कर सकते हैं,
पर वहाँ पर क्या था कि फातिमा जो थी वो अलाउ नहीं कर रही थी, और ख़ासकर इस बात को लेके वो बहुत डिस्टर्ब थी कि उनकी खुद की बहन ने, उनकी छोटी बहन ने, कज़न ने, चाचा की बेटी ने, जो कि उनके बहुत क्लोज थी, उन्होंने ही उनका घर उजाड़ा, यानी कि वो उनके हस्बैंड के साथ रिलेशन में आई। तो इस बात को लेके वो बहुत डिस्टर्ब थी। पर अल्टीमेटली क्या हुआ कि अब्दुल ने फातिमा को तलाक दिया और अल्टीमेटली राबिया के साथ शादी की। तो अब राबिया के साथ उनकी गृहस्थी चली और उनके साथ उनके 2 बच्चे भी हुए। अब अब्दुल का दिल जो है वो राबिया के साथ जुड़ा हुआ था, उनके 2 बच्चे भी हुए, ठीक ठाक समय बीता। पर 2 से 3 साल के बाद अब्दुल का दिल दोबारा फिसल गया। तो अब अब्दुल का दिल जो है वो हुमा पर आ गया। हुमा जो है वो अब्दुल की खाला की बेटी थी, उम्र में तकरीबन 14 साल छोटी थी। यहाँ पर खाला से मैं आपको मतलब बताता हूँ, खाला यानी कि मौसी की बेटी थी और उम्र में उनसे वो 14 साल छोटी थी। तो अब जो पहले इन्होंने फातिमा के साथ किया था, क्योंकि फातिमा ने उनको अलाउ नहीं किया था क्योंकि रहते हुए वो राबिया के साथ शादी करते, उसी तरह से इस बार राबिया भी उनको अलाउ नहीं कर रही थी, कन्फ्रंट कर रही थी कि नहीं, मैं तुम्हारी शादी हुमा से नहीं होने दूंगी। जबकि उन्होंने ये बात नहीं मानी और अल्टीमेटली उन्होंने राबिया को भी तलाक दिया। तो जब राबिया को वो तलाक दे देते हैं तो उसके बाद वो हुमा के साथ निकाह कर देते हैं, यानी कि हुमा को वो अपने निकाह में ले लेते हैं। हुमा के साथ गृहस्थी उन्होंने बनाई है। तो अब ये तीसरी गृहस्थी थी। पहली गृहस्थी फातिमा के साथ, दूसरी गृहस्थी राबिया के साथ, और तीसरी गृहस्थी जो थी वो हुमा के साथ थी। इसमें मैं आपको थोड़ा बताना भूल गया था कि राबिया के साथ इनके जो 2 बच्चे हुए थे वो दोनों के दोनों बेटे थे। फातिमा के साथ 3 बेटे और 1 बेटी थी, राबिया के साथ 2 बेटे थे। अब हुमा के साथ जब उन्होंने गृहस्थी बनाई तो उनके यहाँ पर 2 बच्चे हुए, दोनों ही बेटियां थी। सब ठीक चल रहा था, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था। पर फिर आगे वो कहते हैं ना कि दिल तो दिल है जी, दिल का क्या कसूर। मतलब मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे इसमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मुझे इसमें उनकी पुरानी लाइफ को देखकर स्माइल करना चाहिए या फिर ये सोचना चाहिए कि उस समय की खुशी आज के इनके दर्द का कारण बनी है, तो इस वजह से आई शुड बी सैड। मतलब आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। शुरू से शुरू करते हैं कि पहले उन्होंने फातिमा से शादी की, 4 बच्चे हुए, फातिमा को छोड़ दिया, राबिया से शादी की, यानी कि राबिया से निकाह किया। अब राबिया ने मंजूर नहीं किया कि आप मेरे निकाह में रहते हुए आप हुमा को एक्सेप्ट कीजिए, तो इसलिए उन्होंने राबिया को भी छोड़ दिया। इससे भी उनको 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे। अब हुमा अपनी लाइफ में ले आए। हुमा को जब लेके आए तो उनसे उनके 2 बेटियां हुई और फिर दोबारा उनका दिल फिसल गया। तो यहाँ पर कहना चाहिए कि अब उनका दिल जो है वो हुमा से भी हट गया। अब उनका दिल हुमा से हटकर किस पर आया? अब आया नूरा पे। जैसा मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ कि अब्दुल जो हैं वो कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी थे। तो उनके पास एक कपड़ों के एक और छोटे से व्यापारी आया करते थे, उनका नाम था मोहम्मद यूसुफ। तो मोहम्मद यूसुफ की बेटी जो थी वो उनका नाम था नूरा। तो यूसुफ जो है वो अब्दुल के बारे में सब कुछ जानते थे, यानी कि वो जानते थे कि पहले उनके 2 तलाक हो चुके हैं, तीसरा उनका भी निकाह हुआ है, वो ऑलरेडी हुमा के साथ निकाह में है। पर जब उनका प्रपोज़ल आया मोहम्मद यूसुफ के पास उनकी बेटी के लिए, नूरा के लिए, तो ये जानते हुए भी उन्होंने हाँ कर दी। तो अब मोहम्मद यूसुफ क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि अब्दुल जो कि बहुत बड़े व्यापारी थे तो उनके होने का फ़ायदा उठाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी एक शादीशुदा इंसान को अपनी बेटी देने में कोई भी सोच विचार नहीं किया, 2 बार भी नहीं सोचा उन्होंने। इस बार अब्दुल ने हुमा के साथ साथ नूरा से निकाह किया, यानी कि हुमा ने उनको, क्योंकि वो हुमा जानती थी वो ऑलरेडी 2 लेडीज़ को तलाक दे चुके हैं और वो उन्हें भी तलाक दे सकते थे अपनी अगले निकाह के लिए, तो इसलिए हुमा ने उनको परमिशन दे दी कि हाँ आप मेरे होते हुए एक और निकाह कर लीजिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हुमा के साथ साथ उन्होंने नूरा के साथ निकाह किया। इस बार उनकी 2 बीवियाँ थी। अब्दुल की जो नई गृहस्थी थी अब वो नूरा के साथ शुरू हुई। अब उनका इंटरेस्ट हुमा में नहीं था, अब उनका इंटरेस्ट आ रहा था नूरा में। नूरा जो है वो अब उनसे तकरीबन 17 साल छोटी और नूरा से भी उनको 2 बच्चे हुए। ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद भी अब्दुल कोठे पे जाते थे, बाहर और औरतों के साथ रिश्ते बनाते थे। उन्होंने
कई सारे ऐसे काम, यानी कि उन्हें अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं, अपने परिवार का, समाज का कुछ भी उन्होंने नहीं सोचा। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। उनका कहना बस इतना था या उनका सोचना बस इतना था कि जब तक मेरी जेब गर्म है, जब तक मेरे पास सब कुछ है, जब तक मेरे पास पैसा है, तब तक मैं अपने शौक पूरे करूँगा। और वही वो शुरू से लेकर आखिर तक करते रहे। उन्होंने 4 निकाह किए, उसके बाद भी उनका दिल नहीं भरा। कभी वो कोठे में रात बिताते थे, कभी किसी और औरत के साथ रहते थे, कभी कुछ तो कभी कुछ। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अब जिस बीवी को अपने घर में लेके आ रहा हूँ उसके बराबर तो मेरे खुद के बच्चे हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मौज मस्ती का ख्याल रखा और इससे अलावा कुछ भी नहीं किया। खैर, ये था उनका सेशन, ये सब कुछ उनके साथ हुआ। इस सब का जो परिणाम है वो आज मोनीश जी अपनी इस लाइफ में झेल रहे हैं, देख रहे हैं और उसे सह रहे हैं। आज वो अपनी ज़िंदगी में एक साथी के लिए तरस रहे हैं, बच्चों के लिए तरस रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी खाली हाथ। जी हाँ, सब कुछ होते हुए भी खाली हाथ। जिंदगी को ना रेत की तरह, जैसे वो मुट्ठी बंद करते हैं तो रेत की तरह फिसलते हुए देख रहे हैं। तो उनकी लाइफ बहुत ही इस समय मिजरेबल है, बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है। अगर हम बात करें पैसे की, तो हाँ पैसा है उनके पास, पर अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है। तो जो उनके दो भाई हैं वो तो अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हैं, वो तो अपनी अपनी गृहस्थी में बिजी हैं। उनके माता पिता ने अपना जो टाइम था वो पूरा अच्छे से बिताया है। उनके पास अपना सेल्फ सफिशिएंसी से, उनके अपने पैसे हैं, वो अपने आप को संभाल सकते हैं। इवन दो ये भी अपना माता पिता का ख्याल रखते हैं, नो डाउट, बट फिर भी जो अपना परिवार होता है, यानी कि अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना परिवार इनके पास नहीं है। इनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। इनके पास इनके हाथ भरे होने के बावजूद भी इनके हाथ खाली हैं। तो फिर मैं आपको यही बोलूँगा कि जो बोओगे वो काटोगे। जो तब बोया था वो आज काट रहे हैं, तो कम से कम ये सोच के चलो कि जो हम आज बो रहे हैं वो भी कल को काटना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ 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 अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को क्या बोल रहे हैं, किसी को क्या समझा रहे हैं, किसी को क्या सिखा रहे हैं, और किसी के लिए कहीं कोई कुआं तो नहीं खोद रहे। अगर कुआं खोद रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए खाई पहले से तैयार है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, अपने कर्म जितने हो सके उतने साफ रखिए। जो झेल रहे हैं वो तो झेल ही रहे हैं, कम से कम आगे के लिए और अपने लिए खाइयाँ मत खोलिए। तो बस आज के सेशन में इतना ही। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। जितने उनके कर्म साफ होंगे, आपके माध्यम से अगर ये शेयर होकर वहाँ जाएगा और उनके कर्म साफ होंगे तो उसका फल आपको भी मिलेगा। तो प्लीज़ इस बात को समझिए, जितना अच्छा ज्ञान बांट सकते हैं, जितना अच्छा किसी को सिखा सकते हैं, जितना अच्छा दूसरों को बना सकते हैं, उसका फल भी आपको मिलेगा। तो इस बात में लालच मत कीजिएगा कि मैं सुधर जाऊं और दूसरे ना सुधरें। दूसरे अगर आपकी वजह से सुधरते हैं तो आपको उसका कई गुना मिलता है वापस। हो सकता है जो आप कल करके आए हैं, जो आप आज झेल रहे हैं, दूसरों के कर्म सुधारने की वजह से आपको आज कम झेलना पड़ेगा। सो प्लीज़ जितना हो सके लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और दूसरों के कर्म सुधारने में अपना कदम आगे बढ़ाइए। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day. Take care. Goodbye.